नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ौदा उपचुनाव की खबर के साथ। बड़ौदा उपचुनाव ने हरियाणा की फिजाओं में सियासी सरगर्मियां तेज कर दी है। हर सियासी दल चुनाव प्रचार में जुटा है और मतदाताओं को लुभाने में लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ौदा में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त को उम्मीदवार बनाया। योगेश्वर दत्त को जीत दिलाने के लिए बीजेपी के कई दिग्गज चुनावी रण में कूदे हैं। भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने बड़ौदा में डेरा डाल दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल को बड़ौदा के रण में उतारा। नरवाल के प्रचार की कमान खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संभाली। वहीं इनेलो उम्मीदवार के लिए इनेलो सुप्रीमो प्रकाश चौटाला खुद चुनावी रण में है। तो कुल मिलाकर बड़ौदा उपचुनाव के लिए हर किसी ने कमर कस ली है। जहां योगेश्वर दत्त जो बीजेपी के उम्मीदवार है, उनके लिए तमाम बीजेपी के दिग्गज वहां पर जुट चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लग रहा है कि मानो खुद अपने लिए चुनाव प्रचार कर रहे हों। और दूसरी तरफ आईएनएलडी की अगर बात करेंगे तो खुद इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला यहां पर पहुंचे हैं और अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। चुनावी दंगल में कौन बाजी मारेगा, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन चुनाव के दिन से पहले देख सकते हैं कि सरगर्मियां तेज हो चुकी है। रुक कर लेते हैं बड़ौदा से हमारे संवाददाता मनोज कुमार, जो तमाम अपडेट्स ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मनोज, जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके की सरगर्मियां देखने को मिल रही है। मुकाबला त्रिकोणीय यहां पर और हर दल की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है। देखिए, बड़ौदा उपचुनाव में किस तरीके से जो मुकाबला है, इसको समझने का सबसे बड़ा पैमाना ये है कि यहाँ पर दो पूर्व मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपनी अपनी पार्टियों के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला अपने अपने पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में लगातार वो गाँव का दौरा कर रहे हैं, लोगों से संपर्क साध रहे हैं। और अब जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, वो भी 29 तारीख को यहाँ प्रचार प्रसार करेंगे। कई गाँव में वो जाने वाले हैं। इसके अलावा भी उनके कई कार्यक्रम यहाँ पर हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, सभी ने अपने तमाम सियासी दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। और बड़ौदा का जो चुनावी रण है, ये बेहद दिलचस्प हो गया है। यहाँ पर जो मुकाबला है वो बेहद कड़ा है, क्योंकि ये पारंपरिक तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस का गढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से जो सांगी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गाँव है, और इसलिए हुड्डा इसे दाईं और बाईं आंख बताते रहे हैं और उनमें से एक आंख ये मानी जाती है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि सिर्फ आंख बताते रहे, जबकि एक आंख बंद थी। यहाँ पर विकास कार्य हुए नहीं है। और मौजूदा जो सरकार है या इससे पहले की जो सरकार है 5 साल, उसी दौरान काम हुए हैं। 6 सालों में जितने काम हुए उससे पहले कभी काम हुए नहीं हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप, मैं इस वक्त बीजेपी के चुनावी कार्यालय में हूँ राज, और यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो अभी मौजूद थे। और इस वक्त शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर यहाँ पर बैठे हैं और चुनावी मैनेजमेंट उन्होंने सीधा अपने हाथों में लिया हुआ। लगातार मीडिया कर्मी यहाँ पर आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, बूथ मैनेजमेंट हो रहा है, सीधा संपर्क साधा जा रहा है एक एक कार्यकर्ता से, एक एक वोटर से, और किस तरीके से चुनावी नतीजों को भाजपा के पक्ष में लाया जाए, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर है। देखिए, अब वो जो होगा तो वो होगा, लेकिन अब योगेश्वर दत्त को जिता दें। बिल्कुल मनोज, अगर मुमकिन हो तो बीजेपी के कुछ नेताओं से भी जरूर बातचीत कीजिएगा कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं। और ऐसे दौर में जब बीजेपी बड़ौदा सीट को कभी जीत नहीं पाई, तो क्या तैयारियां उनकी? जी बिल्कुल, हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद हैं। और देखिए किस तरीके से उनके सामने ये बूथ की जो सूचियां हैं, कार्यकर्ताओं के नाम और टेलीफोन नंबर के साथ, वो यहाँ पर हैं। पिछले 2 घंटे से मैं इनको देख रहा हूँ, कंटिन्यूसली बातचीत कर रहे हैं नेताओं से, पार्टी के जो हैं। गुर्जर साहब, कभी यहाँ कमल खिला नहीं, लेकिन लगता है जिस तरीके से आप यहाँ पे मौजूद हैं, इस बार बीजेपी के इरादे किस प्रकार के हैं? जी, अब की बार निश्चित तौर से यहाँ पे कमल खिलाएंगे। और इस एरिए में पहले इन्होंने देखा था कि बीजेपी का काम नहीं देखा, और पहले जितने भी यहाँ लीडर रहे, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक रहा, चाहे यहाँ कांग्रेस का विधायक रहा, ये तो कहते रहे कि भाई आप मेरी दाईं आंख हैं, ये मेरी बाईं आंख है, आप मेरे भाई हैं, आप मेरा फलाना है, चौधर की लड़ाई है चौधर में। मारी कोई लड़ाई चौधर की नहीं है, मारी सेवा की लड़ाई है। हमारा टारगेट एक ही है कि सारे हरियाणा का विकास हमने कराना है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो हमारी चौधर की लड़ाई नहीं, सेवा की लड़ाई है, और निश्चित तौर से उस सेवा को हम करेंगे। और
जनता को इस बात पे विश्वास है। मैं एक सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ यहाँ पे गुजर साहब कि ये बाई इलेक्शन है ना, इस बाई इलेक्शन के नतीजे से सरकार बन रही है ना बिगड़ रही है, लेकिन फिर भी सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर लगाई हुई है। इतनी अहमियत क्यों है इस बाई इलेक्शन की यहाँ पर? देखिए, उपचुनाव की हमेशा से अहमियत रहती है, क्योंकि एक ही चुनाव है तो सबका प्रयास होता है चुनाव जीतने का। तो एक तरफ तो विकास पे है, हम विकास कर भी रहे और हम विश्वास भी दिलाते हैं विकास करेंगे। दूसरी तरफ केवल झूठ बुकाने के ऊपर है। वो कहते हैं कि भाई ये सीट जीत जाएंगे तो सरकार बदल देगी। कैसे बदल देगी भाई? पहले आपके पास नहीं थी, पहले बदल देते। मतलब ये केवल बकाने की। दूसरा, चौधर आ जाएगी वापस, दोबारा चौधर आ जाएगी। तो पहले चौधर 10 साल रही, तब क्या कर दिया? पहले चौधरी यही नहीं रही। तो ये बात तो वहां तो नहीं, ये बात तो हुड्डा साहब फिर से कह रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि कैंडिडेट तो मुझे ही समझ लो आप। देखिए, तभी कहते हैं कैंडिडेट मुझे समझ लो जब कैंडिडेट कमजोर हो। यानी कि कैंडिडेट से तो पहले ही उम्मीद है कि कुछ नहीं करेगा, तो इसलिए आप मुझे कैंडिडेट समझ लो। क्यों भाई? कैंडिडेट ऐसा देना जिसको अपना कैंडिडेट समझ ले। आप यही कहना कि भाई आप, मैं आपके पड़ोस में है, मेरी दाई आंख वो है, मेरी बाई आंख वो है, लेकिन बाई आंख का कभी ख्याल नहीं रखा। एक आंख पे तो सुबह सुबह छपके भी लगे, उसमें सुरमा भी डाल दिया, सब कुछ कर दिया, और एक आंख पे कुछ भी किया नहीं है। तो ये आज जनता महसूस कर रही है और निश्चित तौर से इसका जवाब देगी टाइम पे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट टू कैंडिडेट इलेक्शन होगा तो बीजेपी का पलड़ा भारी? नहीं, चाहे पार्टी टू पार्टी होगा तब भी बीजेपी जीतेगी निश्चित तौर से। क्योंकि बीजेपी ने जो देश में काम किए, चाहे वो 370 खत्म करने की बात है, चाहे राम मंदिर बनाने की बात है, चाहे दूसरा 3 तलाक खत्म करने की बात है, चाहे देश की राष्ट्रीय एकता के लिए जो काम किया, वो सारे किसी बात को भी देख लेंगे तो बीजेपी के पक्ष में जाएगा। ये तो फिर गुजर साहब राष्ट्रीय मुद्दे ठीक है। चलो, आपने कहा कि 10 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन 6 साल आपकी पार्टी की सरकार रही है, अब भी आपकी सरकार है, गठबंधन की सरकार है। 6 साल में फिर विकास की जो गति है वो तेज की नहीं हुई, और जैसे ही चुनाव की आहट हुई, हमने देखा कि यहाँ पर योजनाओं का पिटारा खोल दिया गया, 2 महाविद्यालय आपने दे दिए और तमाम विभागों ने यहाँ पर योजनाएं शुरू की। देखिए, जो रूटीन वर्क है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास, जो रूटीन वर्क है वो सारी जगह होता है। मुख्यमंत्री जी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, और वो आंकड़े हैं सरकार के पास, हम सरकार के उसमें से आपको आंकड़े दे देंगे कितने 100 करोड़ का काम हमने यहाँ मंजूर किया। लेकिन ये स्वाभाविक ही है कि अगर सत्ता पक्ष का एमएलए होगा ना जी, तो सत्ता पक्ष का एमएलए बार बार मुख्यमंत्री से भी मिलेगा, मंत्रियों से भी मिलेगा, और वो बहुत से काम, जितने काम रूटीन में होते हैं उन कामों से बहुत बड़ी संख्या में नए काम करा सकता है बार बार कह के। तो क्योंकि यहाँ से सत्ता पक्ष का एमएलए था ही नहीं, और जो भी एमएलए थे, हुड्डा साहब यहाँ से एमएलए थे, तो हुड्डा साहब बहुत सज्जन आदमी थे, मैं कोई नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल से कभी ना तो वो हाउस में बोले, ना उन्हें कोई डिमांड की, और ना ही वो कभी किसी जगह मिले कि भी कोई काम होना चाहिए यहाँ। तो इसकी भी कोई डिमांड उनकी कभी रही नहीं है, इस प्रकार की कोई डिमांड रही नहीं। और अगर आप ऐसे व्यक्ति को, जो वर्ल्ड फेम व्यक्ति हो, अगर उसको एमएलए यहाँ से बना दोगे, तो स्वाभाविक ये है कि एमएलए का तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन उसकी जो प्रसिद्धि है उसका भी तो लाभ मिलेगा। और प्रसिद्धि किसकी है? अगर योगेश्वर दत्त है जी मनोज, तो सबसे पहले क्या है? भैंसवाड़ा है। एक अंतिम सवाल कंवरपाल जी आपसे ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो चाहे कांग्रेस हो, जो कैंडिडेट की चर्चा पहले चली थी उसको टिकट नहीं मिली, और कृष्ण हुड्डा के परिवार में टिकट नहीं दी गई, इसका भी खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, आपको लगता है? निश्चित तौर से जिस प्रकार से मतलब बहकाने का काम उन्होंने किया, तो मैं समझता हूँ कि जनता इस सारी बात को समझ रही है। और जिस प्रकार से मैं तो मेन रूप से यही मानता हूं कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट लोग वोट देंगे और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। धन्यवाद। तो राज यहाँ पर शिक्षा मंत्री हैं। चलिए मनोज, बेहद शुक्रिया। जी 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 बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और कॉन्फिडेंट लग रहे हैं बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता है, और यही दावा और पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही है। बहरहाल चुनाव के लिए इंतजार जरूर रहेगा कि जब वोट पड़ेंगे, नतीजे आएंगे, तो क्या उसी तरीके से नतीजे आएंगे जैसा बीजेपी सोच रही है, या फिर कांग्रेस, या फिर आईएनएलडी। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका भी लगा है। कांग्रेस से टिकट कटने के बाद जगबीर मलिक बीजेपी में शामिल हो गए। दरअसल जगबीर मलिक कांग्रेस की टिकट पर बड़ौदा उपचुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद मलिक ने बीजेपी के दामन थाम लिया है। किसी तरह जगबीर आपकी मानता है और किसी की नहीं मानता। इनके साथ आज सैकड़ों और लोगों ने, जो समर्थक थे इनके, उन्होंने सबने ज्वाइन किया है। और अभी तो शाम तक मैं आया हूँ, बहुत लोगों की यानी सूचना है मुझे कि यहाँ आने वाले हैं, आएंगे, उनसे बातचीत होगी, कोई आज ज्वाइन करेगा, कोई मेरे वहाँ जाने के बाद ज्वाइन करेगा, लेकिन ये सिलसिला लगातार चुनाव तक ये चलता रहेगा।
बड़ौदा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। विपक्षियों को मात देने के लिए सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगाया है। कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा कमान संभाल रहे हैं। दोनों ही भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। वहीं कांग्रेस सरकार के समय की उपलब्धियों को गिनवाने में भी मशगूल है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। सभी पार्टियों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार में दिन रात जुटे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ गांव रूखी में पहुंचे। धनखड़ ने बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान धनखड़ ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जमकर घेरा। आखिरी वक्त में तो अच्छा काम करना पुण्य की तरफ ले जाता है। तो कह रहा है मेरी आखिरी पारी, मेरे कैंडिडेट का सीना जहां पद्म श्री से सस्ता है, जहां खेल रत्न से सस्ता है, जहां अर्जुन अवार्ड से सस्ता है, दूसरे कैंडिडेट मेरे कैंडिडेट पे कोई सुंडवे काटन का आरोप नहीं है। वह साहब हमारे ढाणे में थे, हमारे कैंडिडेट के बारे में कोई नौकरियों के पैसे लेने का मैटर नहीं है। हमने नहीं मिला, रिडाने में थे हम। किसी पर गोली चलाने का कोई नहीं है। ये तो वो वैल्यूज वाला खिलाड़ी है, जिस खिलाड़ी से जीत के आया उस खिलाड़ी की मृत्यु हो गई तो उसके सम्मान में मेडल लेने नहीं गया। ऐसे वैल्यूज का मेरा। उधर बड़ौदा चुनाव में इनेलो ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला खुद चुनाव प्रचार में जुटे हैं। ओपी चौटाला ने बड़ौदा हलके के 9 गांव का दौरा किया और इनेलो उम्मीदवार के लिए वोट मांगे और दावा किया कि उनके उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। जितने उम्मीदवार यहाँ लड़ रहे हैं मुझे किसी एक के प्रति कुछ कहने की जरूरत नहीं, लेकिन उन सब में अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का उम्मीदवार आपको अच्छा दिखाई दे रहा हो, ठीक हो, आपके पैमाने पर पूरा उतरने वाला हो, तो फिर मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि सभी लोग आपसे प्रेम प्यार और भाईचारे से इकट्ठे होकर के एक एक वोट 3 तारीख को चश्मे के निशान के आगे का बटन दबा करके इसे भारी मतों से विजयी बनाओ। उधर अभय चौटाला बड़ौदा उपचुनाव के बहाने कांग्रेस और बीजेपी पर हमलावर है। अभय चौटाला ने कहा कि दोनों पार्टियों ने उम्मीदवार तो मैदान में उतार रखे हैं, लेकिन दोनों के पास बताने के लिए कुछ नहीं। बड़ौदा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। कहते तो अलग अलग कैंडिडेट उतार रखे हैं। हालत दोनों पार्टियों की आज ऐसी है वहां पे कि ना तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा है और ना ही कांग्रेस के पास कोई ऐसा इश्यू है जिसको लेकर के वो लोगों में जा सके। वहां अगर कोई विकास के काम हुए, अगर किसी सरकार में लोगों को जो आम जनता के लिए जो काम जिसको कह सकते हो आप पर्सनल नहीं, मतलब पब्लिक का जो काम है, वो सारे के सारे काम जो है चौटाला साहब के वक्त में हुए। पंजाब में पीएम के पुतले फूंकने पर बीजेपी बिफरी है। जी हां, बीजेपी नेता तरुण चुग ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी। पुतला फूंकने वालों के खिलाफ एफआईआर की मांग भी की गई। बड़ी खबर आपको बता दें, कैप्टन पर लगाए धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप, धार्मिक भावनाओं को आहत करना बर्दाश्त नहीं, चुग की तरफ से ये कहा गया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर तरुण चुग की तरफ से पीएम के पुतले फूंकने को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है और बीजेपी नेता तरुण चुग ने राज्यपाल को इस बाबत चिट्ठी भी लिखी है। पुतला फूंकने वालों के खिलाफ एफआईआर की मांग बीजेपी और तरुण चुग की तरफ से की गई है और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप भी लगाया गया। है कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के अंदर तमस व तनाव का वातावरण पैदा कर रहे हैं।
धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रामायण भारत का एक प्राचीन इतिहासक व श्रद्धा का, हम सब लोगों के लिए आप रावण दहन के मौके पर, आप रामायण के एक उत्सव पर, एक कार्यक्रम को राजनीतिक रंग दे रहे हैं क्योंकि आपको इटली की महारानी राहुल गांधी और प्रियंका को खुश रखना है, या आपको पंजाब के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू और आपके झगड़े के अंदर अपने हाईकमान को खुश करने के लिए आप भारत की मर्यादाओं का अपमान कर रहे हैं। देश के करोड़ों हिंदुओं की मर्यादा और भगवान राम के प्रति जो उनकी श्रद्धा है। मैं आज गवर्नर साहब को पत्र लिखा है और उनसे मांग की है कि ऐसे एक कुकृत्य करने वाले लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर पर्चे रजिस्टर्ड होने चाहिए। देश की आस्था का विषय है, देश का प्रधानमंत्री, देश का नायक आज पूरे विश्व में जिसका डंका बज रहा है, किस ओर ले जाना चाह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह? पाषाण युग की तरफ ले जाना चाह रहे हैं? किस तरफ पंजाब की ओर, किस ओर पंजाब को लेकर जाना चाह रहे हैं? बर्दाश्त नहीं होगा। उद्धव ठाकरे के बयान से खफा हुए हिमाचल सीएम। जी हां, उद्धव ठाकरे के बयान पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल देवभूमि कई क्षेत्र में अहम भूमिका निभाता है। हिमाचल के संदर्भ में की गई टिप्पणी की निंदा करते हैं, यह सीएम की तरफ से कहा गया। उद्धव ठाकरे ने कंगना रनौत पर बिना नाम लिए कटाक्ष किया था और इस पर सीएम की तरफ से कहा गया कि हम तुलसी उगाते हैं, गांजा नहीं। गांजे के खेत आपके राज्य में है। उद्धव ठाकरे की तरफ से जो बयान दिया गया उस पर पलटवार करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया। उस सारे संदर्भ में क्योंकि मैं पूरी डिटेल्स उसमें अभी हासिल नहीं कर पाया है और उद्धव ठाकरे ने किस संदर्भ में बोला है, लेकिन हिमाचल उनको मालूम होना चाहिए ये देवभूमि है और हिमाचल प्रदेश पूरे देश में छोटा राज्य होने के बावजूद भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एक क्षेत्र में नहीं अनेक क्षेत्र में कर रहा है। और ऐसी परिस्थिति में हिमाचल के संदर्भ में इस प्रकार की अगर टिप्पणी अगर उन्होंने की है तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा जहरीली हो गई है। पिछले कुछ दिनों में प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सांस लेना तक दूभर हो चुका है। वहीं पंजाब में सरकार प्रशासन की सख्ती का असर धान के किसानों पर नजर नहीं आ रहा और धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है। सांस लेना हुआ दूभर, घुट रहा राजधानी का दम। दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर। दिल्ली एनसीआर में सफेद कोहरा लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है। प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। लोगों का घर से बाहर तक निकलना मुश्किल हो चुका है। गुरुग्राम में भी प्रदूषण ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। गुरुग्राम की आबोहवा लगातार जहरीली होती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में लगातार यहाँ पर प्रदूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। गुरुग्राम में आज भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार है, जो कि सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि अपने आप में ये संकेत है कि जो लोग सुबह खास तौर से जो बाहर निकलते हैं घूमने फिरने के लिए, उनके लिए एक तरह से काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि जो लोग खास तौर से जो अस्थमा के मरीज हैं या फिर एक तरह से सांस लेने में जिनको दिक्कत है या फिर बुजुर्ग लोग और साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं, कम से कम वो सुबह जल्दी घर से बाहर ना निकलें, पार्क में टहलने के लिए ना जाएं, बल्कि वो इंतज़ार करें कि जब सूरज निकले तो उसके बाद ही वो लोग घरों से बाहर निकलें घूमने फिरने के लिए और उसके बाद ही सुबह की सैर के लिए बाहर जाएं। आने वाले दिन राजधानी और आसपास के इलाकों के लिए और ज्यादा मुश्किलों भरे होंगे। दिवाली के आसपास हर साल यहाँ की आबोहवा जहरीली होती जा रही है। इसके पीछे कई कारण है, वाहनों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियां, पटाखे, लेकिन एक और अहम कारण है पराली जलाना।
पंजाब हरियाणा में थाने के किसान फसल निकालने के बाद पराली को आग लगा देते हैं। पंजाब में सरकार की सख्ती के बावजूद किसान धड़ल्ले से पराली में आग लगा रहे हैं। भवानीगढ़ में भी हाल कुछ ऐसा ही है। यहाँ सरकार प्रशासन की सख्ती का कोई असर नहीं दिखता। कोरोना महामारी के बाद अब ये धुआं लोगों की जान ले रहा है। बिना साडा सरदा नहीं है जी। क्यों ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਮੈਨਾਂ ਸਾਡੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੀ 2-4 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ 2-4 ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। हर साल पंजाब हरियाणा में सरकार किसानों को पराली ना जलाने के बारे में जागरूक करती है, लेकिन फिर भी किसान पराली जलाते हैं। किसानों का कहना है कि पराली जलाना उनकी मजबूरी है। उधर सरकार दावे तो बहुत करती है, लेकिन किसानों तक उचित संसाधन नहीं पहुंचा पाती, जिसका परिणाम सबके सामने। आसमान में ये धुएं की सफेद चादर जो जानलेवा है और कई बीमारियों का बड़ा कारण भी। भवानीगढ़ से रवि आजाद और गुरुग्राम से धनबीर शर्मा, न्यूज़ 18। चार साल पहले लव मैरिज की, लेकिन लड़की के परिजनों से बगावत कर शादी करना उस नौजवान के लिए मौत को दावत देना था, और हुआ भी ठीक वैसा ही। इस रिपोर्ट में देखें। पहले प्यार, फिर लव मैरिज, और फिर पीट पीट कर हत्या। ससुराल वालों ने उतारा मौत के घाट। मोहब्बत में मिली सजाए मौत। यह तस्वीर 31 साल के उस नौजवान की है जिसके कदम मौत की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वो अपनी मौत से अनजान था। पत्नी की बात पर ससुराल की तरफ बढ़ाया गया उसका एक एक कदम उसे मौत की तरफ खींच रहा था। और फिर एक ऐसी खबर आई कि हर तरफ सन्नाटा पसर गया। 4 साल पहले निशांत की लव मैरिज हुई, लेकिन यही शादी उसकी मौत की वजह बन गई। परिजनों के मुताबिक निशांत की पत्नी अनीता जरूरी काम से अपने मायके गई और उसके बाद वापस नहीं लौटी, और जब निशांत किसी की शादी में शामिल होने गया तो पत्नी की बात मानकर अपने ससुराल चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, खुद उसकी बहन की जुबानी सुनिए। सर ये हत्या नहीं है, मर्डर हुआ है। प्री प्लान मर्डर था। निशांत की वाइफ, उसकी पूरी फैमिली मिली हुई है। अभी पुलिस ने FIR दर्ज करी है। पोस्टमार्टम अभी पेंडिंग है। अभी हमें कॉपी दी है इन्होंने, और ये इनका कहना है कि 4 बंदों को हमने अरेस्ट कर लिया है। हमें बस न्याय चाहिए। अमेजॉन फ्यूचर रिटेल विवाद को लेकर रिलायंस रिटेल ने जवाब दिया। कंपनी के मुताबिक फ्यूचर रिटेल खरीद कानून के मुताबिक है। फ्यूचर ग्रुप सौदे को रिलायंस रिटेल पूरा करेगी। अमेजॉन का दावा है कि रिलायंस रिटेल फ्यूचर ग्रुप सौदे पर सिंगापुर आर्बिट्रेटर ने रोक लगा दी है। दरअसल रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप को रिटेल बिजनेस 24,713 करोड़ रुपए में खरीद का सौदा किया। अमेजॉन की दलील है कि उसे सौदे की जानकारी नहीं दी गई। अमेजॉन की फ्यूचर ग्रुप कंपनी में छोटी हिस्सेदारी है। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है।